नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो ये जो महाद्वीपों की श्रृंखला है, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में लगभग कवर करने वाले हैं। तो एक तरह से ये शॉर्ट वीडियो आपका रहने वाला है, जिसमें आने वाली सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, चाहे पुलिस की एग्ज़ाम हो या फिर जो भी आपकी ग्रुप डी है या एनटीपीसी के एग्ज़ाम है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न अपन इस शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो और भी जो आगे आने वाले वीडियो है उनमें इसी तरह से हम शॉर्ट वीडियोज़ में 15-20 मिनट में हर महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले इसके उपनाम की बात करें तो जो इसका एक नाम है वो कहा जाता है इसको ओशिनेशिया या ओशिनिया महाद्वीप, या फिर ऑस्ट्रेसिया भी इसको कभी कभी कह दिया जाता है। तो ओशिनेशिया इसको किस प्रकार बोला जाता है तो उसको देख लेते हैं। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला हिस्सा है। इसमें यहाँ पे एक न्यूजीलैंड वाला द्वीप पाया जाता है, मतलब एक द्वीप है जिसको न्यूजीलैंड कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ द्वीप और है जिसमें मेलोनेशिया, पॉलिनेशिया, मैक्रोनेशिया, इस तरह से ये 5 द्वीप जब मिल जाते हैं तो सम्मिलित रूप से इन पांचों द्वीपों को क्या नाम दिया जाता है? ओशिनेशिया। इन पांचों द्वीपों को नाम दिया जाता है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ओशिनेशिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत 5 द्वीप आते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। तो इन पांचों द्वीपों को मिलाकर ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। इसी के साथ इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका एक तरह से ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, इसमें काफ़ी सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसमें विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है और भी काफ़ी सारे मरुस्थल है जिसको हम आगे देखेंगे। तो उन मरुस्थलों के कारण इसका जो ज़्यादा भाग है वो मरुस्थलीय भाग है। इस वजह से मरुस्थलीय भाग होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश कह दिया जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूर्णतः पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इस वजह से इसको कहा जाता है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध के मध्य स्थित महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। इसके मूल निवासियों की अपन बात करें कि इसके जो मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है वो है इसका कंगारू। तो कंगारू इसका प्रतीक हो जाता है। इसी के साथ इसकी स्थिति की और बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी स्थिति है। तो स्थिति को जानने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है, मैप आपके पास होना चाहिए और उस मैप में आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति देख सकते हो, जिसमें इसके पश्चिम में हो जाता है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और पूरब में हो जाएगा इसका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इसी के साथ यहाँ पर एक जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके नीचे एक हिस्सा है जिसको तस्मानिया कहा जाता है। ये तस्मानिया देश है और ये जो वाला हिस्सा है इसको न्यूजीलैंड कहा जाता है। न्यूजीलैंड के 2 भाग हो जाएंगे, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, इस तरह से। तो इनमें कुछ संधियां हैं, इन संधियों को एक बार अपन देख लेते हैं कि ये जो अलग होते हैं किस संधि से अलग होते हैं। तो जो तस्मानिया है, तस्मानिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो संधि मिलती है, इस तरह से देख लेते हैं कि ये तस्मानिया है और ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों के बीच बांस जल संधि आपको देखने को मिलेगी, यानी तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि अलग करती है। इसी के साथ ये जो न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है, न्यूजीलैंड वाला हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसके मध्य ये तस्मान सागर पाया जाता है। तो ये जो तस्मान सागर है, ये तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को अलग करता है। और ये जो न्यूजीलैंड के 2 हिस्से हैं, साउथ और नॉर्थ, इन दोनों के बीच जो जल संधि है, या दोनों हिस्से किस जल संधि से अलग होते हैं, तो वो है कुक जल संधि। तो कुक जल संधि से है ये अलग होते हैं। ये कुक और ये जो तस्मान है, ये नाविक है या फिर एक तरह से आप कह सकते हो खोज करता है इस ऑस्ट्रेलिया के, जिनके नाम पर इस सागर को और इस जल संधि को तस्मान सागर और कुक जल संधि नाम दिया गया है। और न्यूजीलैंड की अगर अपन बात करें, जो न्यूजीलैंड है इसकी जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो है दक्षिण आल्प्स। दक्षिण आल्प्स इसकी श्रृंखला है और इस दक्षिण आल्प्स की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है माउंट कुक, यानी न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नाम है माउंट कुक।
और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन सिटी। वेलिंगटन सिटी न्यूजीलैंड की राजधानी है, जो विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणतम राजधानी का मतलब जो दक्षिण में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक जो दक्षिण में स्थित विश्व की राजधानी है वो न्यूजीलैंड की वेलिंगटन सिटी है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वो है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन सिटी। तो बांस जल संधि आपको पता होनी चाहिए। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दोनों हिस्सों को अलग करती है, और तस्मान सागर न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता की बात करें कि इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता एवेल तस्मान और जेम्स कुक को माना जाता है, जिसके नाम पर ये सागर तस्मान सागर पड़ा है, और ये जो संधि है ये कुक जल संधि पड़ी है। तो विलियम जेम्स ने इस महाद्वीप का नाम न्यू हॉलैंड रखा था, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका एक नाम और है, वो है न्यू हॉलैंड महाद्वीप, न्यू हॉलैंड। तो ये जो न्यू हॉलैंड नाम है, ये न्यू हॉलैंड नाम किसने रखा है, तो ये नाम देने वाला है विलियम जेम्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ और जानकारियों को अपन देख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी अपन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो ऊपर वाला द्वीप है इसको कहा जाता है न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा इस तरह से ये, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका न्यू गिनी द्वीप। तो न्यू गिनी द्वीप के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एरियन झाया द्वीप और एक हो जाएगा आपका पपुआ न्यू गिनी। तो एरियन झाया और पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के नीचे यहाँ पे ये पपुआ की खाड़ी है, और इधर इसके पश्चिम में ये जो सागर है इसको कहा जाता है आराफूरा सागर। तो आराफूरा सागर है एक तो यहाँ पे, और एक ये पपुआ की खाड़ी है। ये आपको स्थिति पता होनी चाहिए। और इसमें एक जल संधि है टोरस जल संधि, इम्पोर्टेंट जल संधि है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये जो टोरस जल संधि है, ये टोरस जल संधि ये न्यू गिनी को किससे अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। इस तरह से ये जल संधि हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग कर देगी कौन सी जल संधि, टोरस जल संधि। और इसी के साथ आराफूरा सागर को किससे जोड़ देगी ये जल संधि, पपुआ की खाड़ी से जोड़ देगी। तो देख लेते हैं एक बार किस तरह से है कि टोरस जल संधि। टोरस जल संधि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, जो आराफूरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है। इसी के साथ बास जल संधि क्या है, यह जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और कुक जल संधि क्या है, तो कुक जल संधि यह जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। इसकी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं अपन सबसे पहले कि इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किस प्रकार से है। तो इसकी पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं। ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये जो है पर्वत श्रृंखला, इसको कहा जाता है इस तरह से रेनॉल्ड रेंज, और नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला है इसको मैकडोनाल्ड रेंज कहा जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेनॉल्ड रेंज और मैकडोनाल्ड रेंज ये पर्वतीय चोटियां हैं ऑस्ट्रेलिया की। नाम पूछा जा सकता है कि रेनॉल्ड रेंज या मैकडोनाल्ड रेंज पर्वत चोटियों का संबंध किस महाद्वीप से है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। और इन दोनों के बीच एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झील पाई जाती है, उसका नाम है आयर झील। और ये जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे नीचा बिंदु है वो ये लेक आयर है या आयर झील है, जो रेनॉल्ड रेंज और मैकडोनाल्ड रेंज के बीच में मिलती है। इसी के साथ ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है आपका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक चोटी और निकलती है, इसको कहते हैं ग्रे माउंटेन। इसको अपन देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को किस प्रकार यहाँ से प्रश्न अपन से पूछा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो एक इससे जो चोटी निकलती है वो है इसकी एक ग्रे माउंटेन। तो ये तीन आपको पर्वत श्रृंखला पता होनी चाहिए, रेनॉल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज और ग्रे माउंटेन। इसी के साथ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एक तो है ग्रेट बैरियर रीफ और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इन दोनों को भी अपन देख लेते हैं कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है,
इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को 4 भागों में बांटा गया है, या इसमें 4 चोटियां हैं एक तरह से। एक वाली ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये जो 4 चोटियां है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पहला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाता है। और सम्मिलित रूप से पूरी को भी अपन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही कहते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है न्यू हॉलैंड कहलाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से ये रहा। तो ये जो पहला हिस्सा है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। दूसरा जो हिस्सा है इसको न्यू इंग्लैंड कहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो है उसको ब्लू माउंटेन्स, और चौथे हिस्से को अपन ऑस्ट्रेलियाई ऑल्पस कहते हैं। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए आपका बिंदु रहेगा। ठीक है, इसी के साथ सबसे ऊंची जो चोटी है वो इसकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कोसियुस्को चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही एक तरह से स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी कोसियुस्को 2228, ये रही आपकी। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नवीन बलित पर्वतमाला है, यानी फोल्डेड माउंटेन्स है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आपका, वो रहेगा आपका इस महाद्वीप में ग्रेट बैरियर रीफ। तो 2 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट हैं, कौन कौन सी, एक तो ग्रेट बैरियर रीफ और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इसको अपन देखें तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है, सबसे पहले इसको अपन एक बार देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को यहाँ पे एक तरह से ये एक हिस्सा है, यहाँ पे कुछ प्रवालों द्वारा निर्मित है। तो ये क्या है, इसको अपन देखते हैं पहले। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भित्ति मतलब एक तरह से दीवार। तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसको पानी का बगीचा भी कहते हैं। इसका उपनाम है पानी का बगीचा। यह एक अवरोध भित्ति है जिसका निर्माण सेलेंटोरोटा पॉलिप नामक समुद्री जीवों के जीवाश्म से मूंगे की चट्टान, कोरल या एटोल या प्रवाल का निर्माण होता है। ये अन्य नाम है इसके, मूंगे की चट्टान भी कह देते हैं इसको, या कोरल भी कह देते हैं, एटोल कह देते हैं, प्रवाल कह देते हैं। तो इसके अन्य उपनाम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी किस तरह से इसका निर्माण होता है, थोड़ा सा मैं आपको बरवली बता देता हूँ कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कुछ समुद्री जीव इस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। तो जैसे ये जो सेलेंटोरोटा पॉलिप है ये भी रहता है। तो जब ये मर जाते हैं या फिर काफ़ी सारे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है ये आपस में सटकर एक दीवार बना लेता है। और जब वो दीवार बनती है तो एक तरह से ये अवरोध भित्ति का काम यहाँ पर कर रही है। ये जो एक तरह से ग्रेट बैरियर रीफ है पूरी एक अवरोध भित्ति का काम कर रही है। और ये सबसे जो बड़ी अवरोध भित्ति है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसको क्या कह दिया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कह दिया जाता है। तो इस तरह से है ये। इसी के साथ इसकी नदियों की चर्चा करें कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं और अन्य क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो उसको देखें। तो 2 नदियां हैं इसकी ऑस्ट्रेलिया की, ज़्यादा आपको कुछ खास याद रखनी नहीं है यहाँ पे। एक तो है मुर्रे नदी और एक है डार्लिंग नदी। यानी ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला हिस्सा है इसमें से यहाँ से निकल रही है आपकी डार्लिंग नदी, और इस तरह से यहाँ से निकल रही है आपकी मुर्रे नदी। और जब ये दोनों मिल जाती है तो सम्मिलित रूप से इसको कहते हैं मुर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, जो स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल ले जा रही है। तो स्पेंसर की खाड़ी में जल ले जा रही है कौन सी नदी, मुर्रे डार्लिंग नदी। तो आपको पता होना चाहिए मुर्रे डार्लिंग नदी का संबंध किस महाद्वीप से है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से इसका संबंध है। और ये जो मुर्रे और डार्लिंग नदी है इन दोनों के बीच में मैदान पाए जाते हैं, और उन मैदानों को कहा जाता है रेविरीना मैदान। ये जो रेविरीना मैदान है ये मुर्रे डार्लिंग नदियों के जलोढ़ मृदा के मैदान है, उपजाऊ मैदान है, जिनमें क्या है, गेहूं का क्या होता है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी गेहूं के लिए उपयुक्त स्थान है ये जो मैदान है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन इस रेविरीना के मैदानों में ही होता है। तो रेविरीना क्या है, रेविरीना मुर्रे डार्लिंग नदियों के बीच का मैदान है। ठीक है, उपजाऊ मैदान है जिसमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ एक इसका अन्य पठार है किम्बरली का पठार, जिससे नदी निकलती है एक विक्टोरिया नदी। तो एक इस विक्टोरिया नदी को भी आप ध्यान रखना कि ये विक्टोरिया नदी कहाँ से निकलती है। ये विक्टोरिया नदी
किम्बरले के पठार से निकलती है। किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में, ये ऊपर की तरफ, जिसमें से आपकी कौन सी नदी निकलती है? विक्टोरिया नदी निकलती है। तो ये हमने देख लिया था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन्स और ऑस्ट्रेलियाई अल्पस। ग्रेट बैरियर रीफ देख लिया हमने, रेवेरिना के मैदान देख लिए, मुर्रे डार्लिंग नदी देख ली, स्पेंसर की खाड़ी हमने पढ़ ली। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ को भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, और अन्य प्रश्न किस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं, या अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न किस प्रकार से बनने वाले हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। ये ग्रेट बैरियर रीफ आपकी हो ही गई है। इसके अलावा यहाँ पे डेजर्टों की चर्चा करने वाले हैं अब हम, कि इसमें कौन कौन से डेजर्ट या मरुस्थल पाए जाते हैं जिनकी वजह से इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है इसमें काफ़ी सारे डेजर्ट है। जैसे ये वाला जो डेजर्ट है इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल है ये पूरा भाग कवर करते हैं मरुस्थल का। कौन कौन से मरुस्थल है ये आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल और तनामी डेजर्ट और सिम्पसन मरुस्थल। तो इन पांचों को ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि कौन से मरुस्थल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बन जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से मरुस्थल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जिसमें आपके विक्टोरिया मरुस्थल और ग्रेट सैंडी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में आपको दो घास के मैदान याद रखने हैं, एक तो न्यूजीलैंड वाला आएगा जिसको अपन देखेंगे, और एक अभी हम देख रहे हैं शीतोष्ण घास के मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है डाउन्स। तो ये जो डाउन्स है ये नाम आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। इसी के साथ जो मकर रेखा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, और उपोष्ण घास के जो मैदान उनको सवाना कहते हैं। अधिकतर जो उपोष्ण के घास के मैदान है अधिकतर महाद्वीपों में इनको सवाना ही कहते हैं। अलग अलग जो नाम मिलेंगे आपको शीतोष्ण घास के मैदानों को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अलग कहेंगे उनको, अफ्रीका में अलग कहेंगे, या फिर अलग अलग जगहों पर शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग नाम से मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। इसमें एक हिस्सा जो है वो आपको याद रखना है, एक हिस्सा और है इसमें ग्रेट ऑर्टिसन बेसिन, जो उत्सर्प कूपों के लिए जाना जाता है। यानी इस बेसिन में एक तरह से एक हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसमें काफ़ी सारे कुएं आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखो ये छोटे छोटे काफ़ी सारे कुएं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो काफ़ी सारे कुएं हैं ये उत्सर्प कुएं हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से ग्रेट ऑर्टिसन बेसिन कहते हैं। तो ग्रेट ऑर्टिसन बेसिन का संबंध हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। थोड़ा सा इसको मैं कवर कर देता हूँ कि ये क्या है, ये जो किस प्रकार से बनते हैं उत्सर्प कुएं। जैसे इस तरह से हम देखते हैं कुछ चट्टानें हैं या फिर मैदान है, ज़मीनी हिस्सा है, इस तरह से इस तरह से ढाल वाला हिस्सा है। जब बरसात होती है तो पानी इनके अंदर जाता है, और ये पानी बहता हुआ इधर नीचे की साइड इन ढलान वाले हिस्सों में आकर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये पानी जमा हो जाता है। जैसे जैसे पानी आता जा रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। तो जैसे पानी का दबाव बढ़ता है तो पानी यहाँ से ऊपर बाहर आने लग जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ कुओं का निर्माण होता है, और इन कुओं को ही क्या कह देते हैं, उत्सर्प कूप कह देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ये उत्सर्प कूप काफ़ी सारी संख्या में मिलते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को क्षेत्र को क्या कह देते हैं, ग्रेट ऑर्टिसन बेसिन कह देते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ है वो मेरिनो प्रजाति की मिलती है। मेरिनो प्रजाति की भेड़ों की ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक संख्या है। यानी पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस महाद्वीप में मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलती है। इसके कुछ प्रसिद्ध खाने भी है अयस्कों की, तो उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी खाने हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जिसमें सबसे पहला है इसका बाइपा या बीपा क्षेत्र, जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ये रहा इसका बाइपा या बीपा वाला क्षेत्र, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। मैरी कैथलीन क्षेत्र है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है।
ये वाला जो क्षेत्र है आपका आरगिले की खान, ये विश्व में गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट खाने हैं वो दो खाने हैं, कालगुरली और कुलगारली खाने। ये सोने की खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की। कालगुरली और कुलगारली दो खाने हैं, सोने की खाने हैं। ये इम्पोर्टेंट खाने हैं, आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ इसमें एक ब्रोकन हिल्स वाला एरिया है, यानी ये पहाड़ी एरिया है जहाँ से सीसा जस्ता निकलता है। ये जो जुड़वा खनिज है सीसा जस्ता, ये निकाला जाता है। इसके साथ चांदी भी यहाँ से निकलती है। तो ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के भंडारों की अगर अपन बात करें कि जो बॉक्साइट के भंडार है, भंडार तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, उत्पादन इनको निकालने का सबसे ज़्यादा काम भंडारों से, तो वो कौन सा देश करता है? चीन। तो ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर सबसे ज़्यादा भंडार है बॉक्साइट के, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन इनका कौन करता है? चीन करता है। इसी प्रकार जो यूरेनियम है, इसके सर्वाधिक भंडार तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, लेकिन इनका जो उत्पादन है वो कौन सा देश करता है? कनाडा करता है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कनाडा करता है और बॉक्साइट का उत्पादन चीन करता है। और सबसे ज़्यादा भंडार बॉक्साइट के और यूरेनियम के कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इसी के साथ एक जो घास का मैदान है वो न्यूजीलैंड में भी मिलता है आपका। ये इस तरह से कुछ घास के मैदान यहाँ पे बनाए हुए हैं। इन घास के मैदानों को न्यूजीलैंड में क्या कह दिया जाता है? कैंटरबरी। तो ये जो शीतोष्ण घास के मैदान न्यूजीलैंड में मिल रहे हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में इनको कैंटरबरी कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान थे उनका जो नाम था वो क्या था? डाउन्स था। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जा रहा था। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी कहा जाता है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। न्यूजीलैंड का प्रतीक आपको पता होगा, कीवी है। इसी के साथ साथियों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपना कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले वीडियो में हम अगले महाद्वीप की चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।